हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग देख सकते हो ये हिंदी का एक पेपर है जो आप लोग का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है क्लास 10th का यूपी बोर्ड का। उसके लिए आप लोग देख सकते हो सेम टू सेम डायरेक्ट क्वेश्चन फँसने वाले हैं इस पेपर से। आपका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। आप लोग देख सकते हो 70 मार्क का पेपर होगा, 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल ऑलरेडी आपका हो चुका है, आप सब लोग जानते हो। चलो, इस पेपर में सबसे पहले हम लोग जो खंड अ के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो 20 मार्क के ओएमआर बेस्ड वाले, आप सब लोग जानते हो कि 20 मार्क के एमसीक्यू आएंगे ओएमआर वाले, जिनका आंसर आपको ओएमआर पे देना होगा। तो सबसे पहले उनको करते हैं। और एक काफी बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए, वीडियो देखते रहो। कुछ क्वेश्चन कराने के बाद वो सरप्राइज मैं आपको बताऊंगा, बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सबके लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त रचना की विधा है। ओके, चंद्रगुप्त रचना की क्या मतलब, ये चंद्रगुप्त है, ये किस विधा की रचना है? तो देखो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब मतलब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। और जिसमें चंद्रगुप्त रचना की विधा पूछ रहा है तो नाटक। ठीक है, चलो। उसके बाद सेकंड है कि दीप जले शंख बजे के लेखक है। काफी इंपॉर्टेंट रचना है, दीप जले शंख बजे। इसके लेखक का नाम पूछ रहा है तो वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक है। हमें शुक्लोत्तर युगीन लेखक का नाम बताना है। तो देखो, शुक्लोत्तर युगीन, सबसे पहले तो ये शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है ये आप लोग याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, 1900 आपका 38 से 1947 के बीच का जो समय है वो शुक्लोत्तर युग माना जाता है। ठीक है, तो देखो, शुक्लोत्तर युग का मतलब लेखक का इसमें नाम पूछा जा रहा है तो ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये उपेंद्र नाथ अश्क सही हो जाएंगे। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, ऑप्शन टू ऑप्शन क्वेश्चन आपके एकदम एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, चलो इधर इधर आ जाता हूं मैं, 1 मिनट, सॉरी रुक जाओ। 3 के बाद इधर मैं 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता हूं। इधर देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक किसके? पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा के। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो चलो अब देखते हैं। तो देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बाणभट्ट की आत्मकथा जो है इसके लेखक है। और ये बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये याद रखना उपन्यास विधा की रचना है। इसकी विधा भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरे देखो 7 सेट आते हैं तो 7 में से कौन सा सेट मिलेगा, किसमें कैसे कैसे प्रश्न होंगे कोई नहीं बता सकता। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, यहाँ पे देखो आत्मकथा आ रहा है इस रचना में, तो लड़के समझेंगे कि ये आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये उपन्यास विधा पे आधारित रचना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं तो बाणभट्ट की आत्मकथा के। बाकी इसका भी बता देता हूं क्योंकि अलग अलग सेटों में ये पूछा जा सकता है। आपका बंटी के लेखक हैं मन्नू भंडारी। ठीक है, कौन है? मन्नू भंडारी, आप लोग याद रखना। और उसके बाद पानी के प्राचीर की अगर बात करें तो ये उतनी फेमस नहीं है, डॉक्टर रामदरस मिश्र एक शायद लेखक हैं। ठीक है, ये बूंद और समुद्र के, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। ठीक है, चलो, तो इतनी चीजें हो गई, आगे चलते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं वो बताना है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों है। अंधेर नगरी नहीं है, तो जो नहीं है वही बताना है। तो ये नहीं है, ये किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले देखो, जो मैं सरप्राइज आप लोग के लिए कह रहा था उसके बारे में बता दूं। देखो, मैंने आज आज हम लोग की ये जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज हम लोग का है 20 फरवरी और आपका पेपर होगा 24 फरवरी को। आज मैंने हमारी एक ऐप है, आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी कर कर। ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और इसमें रजिस्टर कर लेना। यहाँ पे हमने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? 70 आउट ऑफ 70। ठीक है, यानी 70 में से 70 स्पेशल बैच। इस बैच को आप ज्वाइन कर लेना। इस बैच में इस मात्र 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर जो भी टाइम है, मैं ऐसी चीज़ें दूंगा जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगी। और हिंदी के ही नहीं, हिंदी के बाद जो मैथ का पेपर होगा उसके लिए, साइंस का पेपर होगा उसके लिए, सबके लिए। ठीक है, सबके लिए इस बैच में चीज़ें मिलेंगी। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपका पेपर 24 को है ना 8:30 बजे से, तो बस आप 23 को शाम को 10 बजे तक बस उस बैच को
ध्यान से देखते रहना, कुछ चीज़ें भेजूंगा और पढ़कर जाना और वही सुबह पेपर में एकदम बिल्कुल छपेगा। ठीक है, अब इस बैच की प्राइस क्या है? तो इस बैच की प्राइस मात्र 70 रुपये है, ज़्यादा नहीं है, मात्र 70 रुपये। और इस 70 रुपये में मैं 70 मार्क दिलाऊंगा। अब आप जितना तैयार कर लेना, मतलब 5-6 घंटों में जब दूंगा आपको कुछ चीज़ें तो ठीक है। तो और ये ऐसा नहीं कि हिंदी में, हर एक चीज़ में मैं आपको हेल्प करूंगा। तो ये यूपीएमएसपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आपको ये भी पेपर का पूरा पूरा सॉल्यूशन उसमें बैच में मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाकी पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप जाकर डाउनलोड करना। चलो प्रश्न संख्या 6 कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि, हमें रीतिबद्ध काव्यधारा कवि का नाम बताना है। देखो हम लोग का जो रीति काल है उसको 3 मतलब युगों में बांटा गया है, जिसमें रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। ठीक है, तो इसमें जो रीतिबद्ध है इसमें जो फेमस फेमस कवि है जैसे भिखारी दास हैं, उसके अलावा एक आपके पद्माकर हैं। ठीक है, पद्माकर हैं, मतीराम हैं, आपने सबका नाम सुना होगा, मतीराम, भूषण का आपने नाम सुना होगा। ये सब के सब रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सी वाला क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखो घनानंद का भी पूछा जाता है, आपके घनानंद और ये बोधा, ये दोनों के दोनों ये रीति मुक्त, ये आपके रीति मुक्त काव्यधारा कवि है, उसी में एक रीति मुक्त है। ठीक है, और जिसमें बिहारी लाल की अगर पूछा जाए तो बिहारी लाल रीति सिद्ध में आते हैं, रीति सिद्ध में आते हैं। ठीक, तो ये जो जितनी चीजें आप बताया यहाँ पे आप बस याद कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। आगे चलते प्रश्न संख्या 7, पद्माभरण के रचयिता है, पद्माभरण एक ये रचना है, इसके रचयिता का हमें नाम पूछा जा रहा है, तो वो पद्माकर जी हैं। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 8 है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, सुनहरे सैवाल, ठंडा लोहा या राम की शक्ति पूजा। तो डी हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा सही ऑप्शन। बाकी ये कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती की रचना है, किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, ठंडा लोहा की अगर बात करें तो ये भी धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, ये भी धर्मवीर भारती की ही रचना है। ठीक है, चलो उसके अलावा देखो यहाँ सुनहरे सवाल है, अगर सुनहरे सवाल की बात करें तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। आगे चलते हैं, सबका सब मैंने बता दिया। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रयोगवादी कवि हैं। देखो प्रयोगवादी कवि जब कब से प्रयोगवादी कवि का स्टार्ट, जब मतलब 1943 से हुआ था, जब ये मतलब पहला काव्य संग्रह आया था जिसको मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लाया गया था। तो उसमें 7 कवि थे, तो उसी में से थे भारत भूषण अग्रवाल एक, तो ये प्रयोगवादी कवि हो जाएंगे। ठीक है, चलो मतलब जो भी आपके मतलब जो संग्रह आया था अज्ञेय जी का उसमें 7 कवि थे, वहाँ से किसी का भी यहाँ पे नाम आ जाए तो आप छांट सकते हो। बाकी मुझे 7 का नाम याद नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल हो गए, अज्ञेय जी हो गए, और भी है आप याद कर सकते हो। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 10 है आंगन के पार द्वार के रचयिता है। आंगन के पार द्वार के रचयिता धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय या गिरिजा कुमार माथुर है, ये हमें बताना है प्रश्न संख्या 10 में। तो देखो आंगन के पार द्वार ये अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 11 की करुण रस का स्थायी भाव, भाई करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, करुणा होता है। ठीक है, चलो बाकी हास्य किसका होता है, मतलब हास्य नहीं, ये तो गलत है, ये हास होगा। ठीक है, ठीक है, एक तरह से बोला जाए हास्य रस ही होता है, और जिसका मतलब हंसी या हास मतलब एक तरह से स्थायी भाव होता है, हम लोग बोल सकते हैं। क्रोध रौद्र रस, ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। भय, भय आपका भयानक रस का होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हृदय में प्रयुक्त अलंकार है। कितनी बार मैं आपको करा चुका हूँ, काफी फेमस पक्तिया है। चरण कमल बंदो हरि राय में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सिंपल ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 14 है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो अभ्यागत, ठीक है, ये हमें इसमें उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा हो तो इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो अभी प्लस आगत हो जाएगा, अभी प्लस आगत, तो अभी लगा है। ठीक, सॉरी अपी नहीं अभी, डी वाला।
नीलकमल में समास है भाई, नीलकमल, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता, विशेषण और विशेष्य का यहाँ पे लोप है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और वहीं पे इससे कोई तीसरा अर्थ निकलता तो वहाँ बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे नीलकंठ आ जाए तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तीसरे एक शब्द की तरफ ये जा रहा है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा जोगी, योगी, जोगी या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा, जोगी। युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा, ये तो आपका याद ही होना चाहिए। सर्वनाम शब्द तद और युष्मत का तो भी तभी तभी ये आप कर पाओगे, सिंपल है। तो ये तो ही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। रचना के आधार पे एक तरह से ये वाक्य के स्वरूप कितने होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पे 3 होते हैं और अगर अर्थ के आधार पे बोला जाए तो वो 8 होते हैं। ठीक, भाववाच्य में प्रधानता होती है भाई, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की नहीं, कर्ता की नहीं, कर्म की नहीं। ठीक है, अब देखो भाव की प्रधानता क्रिया से ही मतलब दी जाती है, तो यहाँ पे क्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या है, इसमें से इंद्र है, गाय है, यथासंभव या आप। तो अविकारी शब्द मतलब जिसका रूप एक तरह से न बदले, ठीक है, लिंग वचन कारक के आधार पे, तो वो यथासंभव हो जाएगा। तो ये हम लोग के 20 एमसीक्यू हुए ओएमआर वाले। ठीक है, 20 एमसीक्यू हुए ओएमआर वाले। अब चलो इधर जो हम लोग का प्रश्न आ जाता है 20 ओएमआर के बाद हम लोग का इधर जो प्रश्न आ जाता है खंड ब का, इसको भी मैं ऊपर ऊपर का आता हूँ। देखो डिटेल्ड में नहीं कराऊंगा, डिटेल में वही जो मैं आपको बैच बताया 70 आउट ऑफ 70 हम लोग का स्पेशल बैच, उसको आप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिटेल में सॉल्व कराने भर ना मुझे टाइम है और ना ऐसे वीडियो एक एक देखकर डिटेल में आप मतलब पढ़ो, ये आपके पास भी आई थिंक टाइम नहीं है। ठीक है, पीडीएफ में आसानी से आप जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, एक एक बार देख लोगे, तो आप जरूर ये बैच ज्वाइन करना। ठीक, चलो पहला प्रश्न आप जानते हो इसमें होता है गद्यांश संबंधित। 2 गद्यांश दिया होता है, ऊपर एक और अथवा करके नीचे एक, दोनों में से आपको एक करना होता है। यहाँ पे मैं दोनों सॉल्व कराता हूँ। देखो कुसंग का यानी बुरी संगति का ज्वर सबसे भयानक होता है, यहीं से आप पहचान गए भाई संगति की बात कर रहा है, साथ की बात कर रहा है, यानी मित्रता। तो जी हाँ मैं दोस्त, यह जो गद्यांश है आपका जो मित्रता वाला चैप्टर है ना, ठीक है, मित्रता वाला जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, उससे लिया गया है। तो इस गद्यांश का आप संदर्भ लिख लोगे, क्योंकि चैप्टर का नाम, लेखक का नाम मालूम चल गया। गद्यांश के रेखांकन से यहाँ पे कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यहाँ से यहाँ तक ये रेखांकन किया गया, इसकी व्याख्या करना है तो आप करते रहना। एक ये प्रश्न पूछा गया, आप पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा, तो इसका 2-2 मार्क मिल जाएगा, सही सही आंसर लिख देते हो तो। ठीक है, चलो बाकी ये इसको मैं अब कराता हूँ। ठीक है, ये क्या है कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव नहीं थे, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेगा। यहाँ तक ये रेखांकित अंश है। ठीक है, अब इतनी की व्याख्या यहाँ पे देखो पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, और इसका संदर्भ लिखने को भी बोला गया। तो ये चूंकि किस चैप्टर से ये पता आपको रहेगा तभी आप संदर्भ लिख पाओगे। इसका मतलब इसको थोड़ा पकड़ना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ आपके ये किस चैप्टर से। एक चैप्टर है आपका क्या लिखूं। ठीक है, क्या लिखूं किसका चैप्टर है, तो पद्मलाल, मैं शार्ट में लिख देता हूँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। ठीक है, तो उस चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है। ठीक है, तो इसका आप अब चैप्टर का नाम और लेखक का नाम मालूम चल गया, संदर्भ लिख लोगे, रेखांकन इसकी व्याख्या करते रहना। ये एक प्रश्न है, पढ़ोगे तो उत्तर मिल जाएगा। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। देखो आपको भैया आप ये सॉल्व नहीं करा रहे हो, भाई देखो सॉल्व कराऊंगा तो एक एक ये प्रश्न को सॉल्व कराने में समझ सकते हो 10-10 मिनट लग जाएगा, कितना टाइम लगेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो आप चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट अपनी बुक में या क्वेश्चन बैंक में खोलकर इसे पढ़ जाओ, ये आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस देखो ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये कितनी बार इस गद्यांश को मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में अच्छे से पीछे। अब पीछे से आप नहीं पढ़े हो तो ये मेरा दोष नहीं है ना। चलो मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न संख्या सेकेंड है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, हमें मतलब ये पद्यांश दिया है, जैसे यहाँ पे 2 गद्यांश ऊपर दिया था, अब यहाँ पे 2 पद्यांश दिए, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इनका हमें उत्तर देना है। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला क्या है कि गोरज विराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गए या पीछे ग्वाल। देखो
ग्वाल की बात कर रहा है, गैया की बात कर रहा है, यहाँ से पहचान जाओगे। ठीक है, ये आपका रसखान जी द्वारा मतलब लिखित चैप्टर है। ठीक है, रसखान जी द्वारा लिखित चैप्टर, क्योंकि उसी में ये ग्वाल बाल मतलब गायों की सब बातें आती हैं। ठीक है, तो रसखान जी द्वारा देखो, ऐसे तो दो सिलेबल है आपका इसके, रसखान के सवय, ठीक है, और एक है आपका कवित। ठीक है, रसखान के कवित वाला सिलेबल, तो ये कवित वाले से लिया गया है, न कि सवय से लिया गया है। ठीक, तो इसका लिख दोगे, मतलब यहाँ पे पद्यांश का मैं संदर्भ बोला है पहले प्रश्न में, तो लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश नहीं आप बोलोगे, पद्यांश बोलोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित नामक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार रसखान जी हैं। ऐसे लिख दोगे। अलग अलग बनाकर अलग अलग तरीकों से संदर्भ लिखा जाता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीकों से लिखते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा किसी भी तरीके से आप लिखो। ठीक, चलो बाकी यहाँ पे और दो प्रश्न है, तो इनका उत्तर देते रहना, मैं आगे चलता हूँ। अथवाला भी यहाँ पे, अथवाला को भी देख लेते हैं। देखो, फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। अब इस देखो, इसका रेखांकित अंश किया है, नहीं इसकी व्याख्या करने को बोलेगा। ओके, अब देखो इसमें क्या है कि उपयुक्त कविता के कवि और शीर्षक का हमें नाम लिखने को बोला है, संदर्भ नहीं बोला है कि संदर्भ लिखिए। तो सिंपल है, आप लिख दोगे ऐसे कि मतलब जो भी प्रश्नोत्तर संख्या उसका उत्तर मतलब डाल दोगे प्रश्नोत्तर संख्या, और लिखोगे कि कवि का नाम, और कवि का नाम आगे लिख दोगे, और उसके बाद लिख दोगे शीर्षक का नाम। ठीक है, कविता का शीर्षक या शीर्षक का नाम, और शीर्षक में आप चैप्टर का नाम लिख दोगे। ऐसे कर दोगे, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो अभी ये किस चैप्टर से है और इसको किसने लिखा है, तो देखो आपका अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखित है ये पंक्तियाँ, और किस चैप्टर से है, तो इनके 2 सिलेबल है, युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है। तो ये भाषा एकमात्र अनंत है, भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक है, इस चैप्टर से लिया गया है, और किसने लिखा है इसको, तो अशोक वाजपेयी जी ने। ठीक है, चलो तो क्लियर ये, अगर नहीं क्लियर है तो इसको क्लियर कर लेना। मैं आगे चलता हूँ। तीसरा आपका प्रश्न रहेगा, आपका जानते हो कि अनिवार्य संस्कृत से आपके यहाँ पे 2 गद्यांश रहेंगे, यहाँ पे एक और अथवा कर यहाँ पे एक। ठीक, और चौथे प्रश्न में 2 यहाँ पे पद्यांश रहेंगे, जिनको श्लोक बोला जाता है आपके अनिवार्य संस्कृत से ही। तो इनमें से दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा, और इनमें से भी किसी एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी अनुवाद करना रहेगा। और इनमें संदर्भ लिखते समय लेखक या कवि का नाम नहीं लिखा जाता है, साधारण तरीके से लिखा जाता है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। ये देखो, वाराणसिया, यहीं से पता चल गया, ये आपका जो वाराणसी वाला चैप्टर है उससे लिया गया है, तो चैप्टर का नाम मालूम चल गया, आसानी से इसका संदर्भ लिख दोगे। और भाई ये वाराणसी वाला चैप्टर काफ़ी आसान है, इसका हिंदी अनुवाद करना, तो हिंदी अनुवाद आप इसी का करोगे, आप सब लोग, मैं जानता हूँ। तो इसको अगर नहीं क्लियर है आपको हिंदी अनुवाद, तो आप पढ़ लेना क्वेश्चन बैंक या अपनी बुक से। ठीक है, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ एक एक। बाकी चलो, यहाँ अथवा कर यहाँ पे देखो, ए तस्मीन काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत, यहीं से मतलब इसी समय उस ग्रामीण का मतलब गांव आ गया। भाई ग्रामीण की बात आ रही है, प्रबुद्धो ग्रामीण वाले चैप्टर से है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो रेल की बात आ रही है, तो ये प्रबुद्धो ग्रामीण जो आपका चैप्टर है उससे ये लिया गया है। तो दोनों बढ़िया है, आप दोनों में से किसी किसी का भी अनुवाद कर सकते हो हिंदी, जिसमें अनुवाद का 3 मार्क और संदर्भ लिखने का 2 मार्क, यानी 5 मार्क मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये आपके किस चैप्टर से हैं, ठीक है, ये श्लोक, ठीक है, तो देखो ये आपका निरक्षर विवेकः, ये वाला जो चैप्टर है ये अंत्योक्ति विलासः जो आपका एक चैप्टर है उससे है, और ये दाक्षम एक पदम धर्म्य, ये जो है ये जीवन सूत्राणी से है। ठीक है, ये जीवन सूत्राणी वाला चैप्टर है उससे है। ठीक है, और जीवन सूत्राणी का हर एक सेट में आता है, पूरा यूपी में आपका 7 सेट आएगा, और हर एक सेट में देखना जीवन सूत्राणी से यहाँ पे रहेगा ही रहेगा श्लोक। तो जीवन सूत्राणी के सारे श्लोक जो है अच्छे से आप पढ़ लेना। क्लियर मेरे भाई, चलो तो मैं आगे चलता हूँ। प्रश्न संख्या 4 हो गया, प्रश्न संख्या 5 पे इधर आ जाता हूँ, 1 मिनट, सॉरी। प्रश्न संख्या 5 आपके पठित खंडकाव्य से खंडकाव्य संबंधित होगा। जैसे यहाँ पे सारा का सारा खंडकाव्य दिया रहेगा, इसमें से किसी एक खंडकाव्य का आपको आंसर देना रहेगा। जैसे आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है वो देख लेना। मान लो आपके खंडकाव्य मतलब आपके जिले में मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य आता है, तो यहाँ पे आपको खोजना कि मेवाड़ मुकुट कहाँ है, तो यहाँ पे है।
अब यहाँ पे मेवाड़ मुकुट में 2 प्रश्न पूछा है, तो दोनों में से किसी एक का ही आपको आंसर देना है, ठीक है? मतलब आपका जो खंडकाव्य होगा आपके जिले से संबंधित, उसमें 2 प्रश्न पूछा रहेगा, लेकिन एक का ही उत्तर देना होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में बोलता है जिसका 3 मार्क आपको मिलेगा। तो आप देख लेना, आपका जो भी खंडकाव्य हो क्लियर कर लेना। प्रश्न के 6 में क और ख में 2 प्रश्न रहेगा। क में लेखकों का जीवन परिचय और ख में कवियों का जीवन परिचय। लेखकों में हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि आप जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और रामधारी सिंह दिनकर का, इन 3 का कम से कम याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। और कवियों में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप तुलसीदास जी का, एक आप सूरदास जी का, ठीक है, एक आप महादेवी वर्मा का और एक किसी और का, कम से कम 4 लोगों का तो याद कर ही लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है? तो आप देख लेना आप किसका किसका याद की हो, आप जानते हो अच्छे से। प्रश्न के साथ एक श्लोक आपको लिखना होगा यहाँ पे, जिसका 2 मार्क मिल जाएगा फ्री में, ये मार्क मिल जाएगा एक तरह से बोला जाए तो। प्रश्न संख्या 8 है, ये कभी कभी लास्ट में भी देता है। यहाँ पे देखो, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है, और इसमें अथवा भी देता है। 7 सेट होते हैं, तो 7 सेटों में कभी कभी 2 दे देता है, कभी कभी 1 दे देता है, कभी यहाँ पे दे देता है, कभी लास्ट में दे देता है यह प्रश्न, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो, इस पेपर में पूछा है कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, ठीक है? तो देख लो अभी भाई, पत्र लिखना मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 है, आपके संस्कृत वाले प्रश्न हैं, ठीक है? आरूढ़ी कह आसित, भाई आरूढ़ी कौन था ये हमें बताना है इस प्रश्न में। तो भाई आरूढ़ी कौन था, ये मतलब आरूढ़ी, मतलब भाई आरूढ़ी कह आसित, आरूढ़ी कौन था भाई? तो कह के देखो, आरूढ़ी आरेड़ीय पुत्र आसित, ठीक है? बीरह केन पूज्यते बीरह बीरेड़ पूज्यत, चंद्रशेखर स्वनाम की औदत, अपना नाम क्या कहा, आजाद कहा, आजादा औदत, ठीक है? मैत्री केन वर्धते, तो मैत्री सुवचनेन वर्धते, ठीक है? केन की जगह सुवचनेन कर दो। तो लो, एक तरह से मैं सारा का सारा आंसर बता दिया, लेकिन यहाँ पे 2 का ही आंसर आपको देना होगा। और अंत में ये प्रश्न है, यहाँ पे देखो, दिए गए टॉपिक पे आपको किसी एक को चूज कर उसको अच्छे से टॉपिक वाइज, मतलब रूपरेखा तैयार कर निबंध लिखना होगा, जिसको आपको 7 मार्क मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा पेपर रहा जिसका हमने इस वीडियो में सॉल्यूशन किया। तो अच्छे से आई थिंक मैंने करा दिया सारा का सारा, ठीक है? जो क्लियर नहीं है आप क्लियर कर लेना। और बाकी जो हम लोग का बैच है 70 आउट ऑफ 70 स्पेशल बैच, ठीक है? वो हमारी जो ऐप है यूपी एमएसपी स्टडी, ये ऐप डाउनलोड करना और ज़रूर ज्वाइन करना मेरे दोस्त। आपका 70 में 70 आएगा हिंदी में, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और मैथ में मैं दूंगा पेपर, और आप जितना उसको तैयार कर लोगे आपका उतना मार्क आएगा, ठीक है? तो चलो, ये बैच ज्वाइन करना, इसकी प्राइस मात्र 70 रुपये है, ठीक है? वहीं ऐप पे ही पेमेंट, आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? और कोई भी दिक्कत हो तो वहीं पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है? चलो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।